क्या होता है कोलेटरल सिक्योरिटी था। तो कह रहा है कि बैंक ऐसा है 5 साल में आपने पैसा तो दिया नहीं, अब मैं जा रहा हूँ आपकी ज़मीन को कब्जा करने के लिए। ठीक, बैंक बोल सकता है यार दिक्कत हो सकता है, अगर ये पैसा नहीं दिया तो मैं तो घाटे में चला जाऊँगा, 60,000 तो मेरे ही जेब से लग जाएंगे, लगेगा नहीं। तो बैंक कहता है ऐसा है, अब हमको एक सेकेंडरी सिक्योरिटी और दी। नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। क्या होता है कोलेटरल सिक्योरिटी? बहुत सुना है, सुना ही नहीं है, पहली बार आपने कभी सुना ही नहीं होगा, सुना क्या होगा आपने। ठीक है, पहली बात, कोलेटरल सिक्योरिटी एक सेकेंडरी सिक्योरिटी है। ठीक, जब आप किसी बैंक से, सपोज डेट जब आप किसी बैंक के पास गए कि बैंक मुझे लोन चाहिए, आप मतलब मान लो आप अमित हैं, ठीक, आप बैंक के पास गए, बैंक से बोला कि मुझे लोन चाहिए। बैंक कह रहा लोन किस लिए चाहिए? तो आप कह रहे भैया मुझे कार खरीदना है, तो मुझे कार के लिए कार लोन चाहिए। बैंक कह रहा लो भैया कार के लिए कार लोन ले लो। ठीक है, ठीक। तो एक बात बताओ, अगर अमित डिफॉल्ट कर देता है वो ईएमआई पे करने से या अपने पूरे के पूरे प्रिंसिपल अमाउंट को पे करने से वो डिफॉल्ट कर देता, लोन चुका नहीं पाता है, तो बैंक क्या करेगी? बैंक उसके कार को उठा लेगी, रिकवरी कर लेगी। आपने देखा होगा बहुत लोग का ईएमआई चुकता नहीं होता था, कार उठा के ले जाता है। तो ये बताओ, बैंक ने जब लोन दिया तो बैंक ने मान लिया कि कार जो है मेरे लिए एक प्रिंसिपल सिक्योरिटी है। क्या है? प्रिंसिपल सिक्योरिटी। ठीक, कि अगर तुम पैसा नहीं दिए, लोन का पैसा नहीं चुकाए, तो तुम्हारा कार हम जब्त कर लेंगे। हम इसको कहते हैं प्रिंसिपल सिक्योरिटी। और बहुत आसान शब्द अगर समझना हो तो बैंक जब लोन देती है किसी भी पब्लिक को, मान लो इस पब्लिक को बैंक 1 लाख का लोन दे रही है, तो बैंक कह रही है ऐसा है, इस 1 लाख के लोन के बदले में हमको कुछ सिक्योरिटी चाहिए, आपकी ज़मीन जायदाद घर गिरवी चाहिए, कुछ ना कुछ तो चाहिए। ठीक, मान लो आपने एक ज़मीन दे दिया। क्या दे दिया? ज़मीन एक्चुअली में दिया नहीं है। पहली बात, ज़मीन आपने एक्चुअली में दिया नहीं है, ज़मीन बस गिरवी रखा है। ज़मीन को यूटिलाइज कौन कर रहा है? आप खुद कर रहे हैं। बैंक आपकी ज़मीन को यूटिलाइज नहीं कर रहा। बैंक आपकी ज़मीन में उसी दिन पाँव रखेगा जिस दिन बैंक को समझ में आ जाएगा कि आपने रीपेमेंट नहीं करना है। आप रीपेमेंट नहीं करेंगे जिस दिन ड्यू डेट आ गया लोन का, और उस दिन बैंक आपसे पैसा मांगी और आपने पैसा नहीं दिया, बैंक का ऐसा है भैया आपकी एक सिक्योरिटी मेरे पास जमा थी, मैं उस सिक्योरिटी को हड़पने जा रहा हूँ, मैं उस सिक्योरिटी को लेने जा रहा हूँ। बात समझ में आया? तब तक मान लो 5 साल का लोन था। कितने साल का लोन था? 5 साल का। ध्यान समझिएगा, तब आपको कोलेटरल सिक्योरिटी समझ में आएगा। 5 साल का लोन था, तो कह रहा है कि बैंक ऐसा है 5 साल में आपने पैसा तो दिया नहीं, अब मैं जा रहा हूँ आपकी ज़मीन को कब्जा करने के लिए। ठीक, अब ये 5 साल तक ये ज़मीन किसके पास था? क्या बैंक के पास था? क्या उस इंसान के पास था? ऑब्वियस बात है, ये 5 साल तक ज़मीन किसके पास था? पब्लिक के पास था। पब्लिक मतलब वो भी इंसान, जो भी अमित जो भी हैं, उनके जगह पास था। बात समझ में आ गया? अब ये बंदा 5 साल तक उस पर खेती बाड़ी जो भी किया, लेकिन 5 साल जहाँ हुआ वो डिफ़ॉल्ट जब कर दिया, पेमेंट नहीं किया लोन का, तो बैंक उसके ज़मीन को हड़प ले ली। क्यों? क्योंकि इसने एक प्रिंसिपल सिक्योरिटी जमा कर रखा था। तो ये जब भी एसेट्स हमको गिरवी रखना पड़ता है, इसको हम बोलते हैं एसेट्स प्रिंसिपल सिक्योरिटी। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल सिक्योरिटी। गिरवी रखना मतलब इन द सेंस उसके ज़मीन के कागज वगज दे दिए गए। जैसे यहाँ कार की बात हो रही है, कार तो अमित के पास ही है ना, बैंक के पास तो है नहीं। अमित ने कार पे लोन लिया, कार कौन चला रहा है? अमित ही चला रहा है। अगर 5 साल के बाद अगर अमित डिफॉल्ट कर देता है, बैंक का पैसा नहीं लौटा पाता है, तो बैंक क्या करेगी? उसके कार को क्या कर लेगी? जब्त कर लेगी। और बैंक के लिए वो कार क्या है? प्रिंसिपल सिक्योरिटी। क्या है? प्रिंसिपल सिक्योरिटी। बात समझ में आ गया? यहाँ तक बात क्लियर है? इनकेस, अब ध्यान समझिएगा, इनकेस बैंक को लग रहा है, क्या लग रहा है? बैंक को लग रहा है कि ये क्या हो रहा है, ठीक है, इनकेस बैंक को लग रहा है कि ये जो प्रिंसिपल सिक्योरिटी है मेरे पास पब्लिक का या उस पर्सन का, ये एनफ नहीं है, मुझे और सिक्योरिटी की ज़रूरत है। सपोज डेट यहाँ पे अगर बैंक वालों ने लोन दिया था 1 लाख रुपए का, 1 लाख का लोन दिया था, और ज़मीन जो रखा गया था 1,20,000 का रखा गया था।
ठीक। अब बैंक को लग रहा है यार 1,20,000 कम पड़ सकता है क्या इन फ्यूचर, क्योंकि 1,00,000 का तो मैंने लोन ही दे रखा है, इंटरेस्ट विंटरेस्ट जोड़ के अगर वो डिफॉल्ट कर देता है तो कोर्ट कचहरी केस, रिकवरी के एजेंट को हायर करने का जो क्या मतलब खर्चा लगेगा, ये सब कुल मिला के खर्चा 80,000 का आ जा रहा है। यानी कुल खर्चा हो जा रहा है 1,80,000, और मेरे पास सामान उसकी कितनी की गिरी हुई है, प्रिंसिपल सिक्योरिटी कितनी की है, ये 1,20,000 की प्रिंसिपल सिक्योरिटी, प्रिंसिपल सिक्योरिटी कितने की है, 1,20,000 की। बैंक बोल सकता है यार दिक्कत हो सकता है, अगर ये पैसा नहीं दिया तो मैं तो घाटे में चला जाऊंगा, 60,000 तो मेरे ही जेब से लग जाएंगे, लगेगा नहीं। तो बैंक कहता है ऐसा है, अब हमको एक सेकेंडरी सिक्योरिटी और दीजिए, हमको और एक्स्ट्रा सिक्योरिटी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सिक्योरिटी, और इसी को हम बोलते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी, कोलेटरल सिक्योरिटी। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ डबल टी नहीं था, कोलेटरल सिक्योरिटी, क्लियर, कोलेटरल सिक्योरिटी। अब कंपनी कोलेटरल सिक्योरिटी में क्या दे सकती है, तो सपोज कंपनी ने मान लो ये डिवेंचर का चैप्टर हम पढ़े ना, कंपनी दे रही डिवेंचर, ध्यान समझिएगा, कंपनी ने बोला ऐसा है आपको 60,000 का नुकसान आपको दिख रहा है कि अगर मैं पेमेंट नहीं कर पाया इन फ्यूचर तो आप 60,000 का आपका नुकसान हो सकता है। कंपनी बोल रही है कि मुझे 1,00,000 का और एडिशनल सेकेंडरी सिक्योरिटी चाहिए, 1,00,000 का एडिशनल सिक्योरिटी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी। तो कंपनी कह रहा है, ये कंपनी की बात आ गई, अब इंडिविजुअल से हटा दो कहानी, अब कंपनी पे आ जाओ। मान लो कंपनी ने इतना जमा किया था, ठीक, कंपनी कह रहा है क्योंकि इंडिविजुअल डिवेंचर इशू नहीं कर सकता, ये कंपनी इशू कर सकता है, तो कंपनी कह रहा है कि मैं भैया आपको डिवेंचर दे देता हूँ, मैं कंपनी का डिवेंचर आपको दे देता हूँ। चलो ठीक है, अब देखो कंपनी बोल रहा है कि मैं आपको 10% वाला डिवेंचर देता हूँ। 10% डिवेंचर मतलब कि इस डिवेंचर में हर साल कितना इंटरेस्ट लगेगा, 10%। ठीक, ये रिडीमेबल है आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद इसको हम रिडीम कर सकते हैं। ठीक, अब सुनो ध्यान से, अगर प्रिंसिपल सिक्योरिटी मान लो कंपनी ने जमा करा था बैंक के पास, फिर से समझो, अगर कंपनी ने बैंक के पास कोई प्रिंसिपल सिक्योरिटी जमा करा था, प्रिंसिपल सिक्योरिटी जमा करा था, मान लो जमीन, लैंड, ठीक, लोन जो मिला था हमको, बैंक लोन जो मिला था वो 1,00,000 का था, ठीक, और ज़मीन जो था वो 1,20,000 का था। ठीक है, 1,20,000 का। अब बैंक को थोड़ा सा दिक्कत था, बैंक को डाउट था कि शायद अगर ये 5 साल के बाद रीपेमेंट ना कर पाए तो मेरा क्या होगा कालिया, क्योंकि इस 1,00,000 पे इंटरेस्ट तो लगेगा, साथ ही साथ इंटरेस्ट के साथ क्या लगेगा बच्चा, इंटरेस्ट के साथ लग सकता है रिकवरी एजेंट वालों का खर्चा, कोर्ट कचहरी का खर्चा। भैया ऐसे थोड़ी कि बैंक मुंह उठाया चला गया जमीन ले लिया, उसको बहुत सारे प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, उसको खर्चा लगेगा। तो बैंक को लग रहा है कि 1,00,000 का लोन मैंने दे रखा और जो कुल मिलाकर खर्चा आ रहा है 80,000 का, यानी 1,80,000 का, और उसने जमा कितना कर रखा है सिक्योरिटी, 1,20,000 का, यानी उसका जमीन हड़पेंगे तब भी 1,20,000 हमको मिलेगा। अरे दिक्कत हो गई भैया, दिक्कत हो गई तो क्या करेंगे, हम बैंक में बोल दिया कंपनी से कि ऐसा भैया हमको एडिशनल सिक्योरिटी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सिक्योरिटी, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सिक्योरिटी। अब सेकेंडरी सिक्योरिटी की बात होती है तो इसी को हम बोलते हैं क्या, कोलेटरल सिक्योरिटी। ठीक है, इसी को बोलते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी। तो कंपनी कह रहा है भैया ठीक है कोई बात नहीं, हम आपको देने को तैयार है, आपको कोलेटरल देने को तैयार है। कोलेटरल में हम आपको देंगे डिवेंचर, क्या देंगे, डिवेंचर, 10% डिवेंचर, 10% डिवेंचर। डिवेंचर के आगे प्रीफिक्स में कोई रेट लगा, इसका मतलब हर साल उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपनी पे करेगी एज रेट ऑफ इंटरेस्ट। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत। तो कंपनी ने 1,00,000 रुपये का 10% डिवेंचर दे दिया, 1,00,000 रुपये का 10% डिवेंचर दे दिया, और बैंक बहुत खुश है, बहुत खुश है। अब ध्यान समझिए, बैक टू पवेलियन यहाँ पे आइए। यहाँ पे आपने जमीन गिरवी रखा था, जमीन गिरवी रखा था 5 साल के लिए बैंक के पास। तो ये जमीन किसके पास था, बैंक के पास था कि उस पब्लिक के पास था, बैंक के पास था क्या, नहीं, पब्लिक के पास था। 5 साल के बाद अगर पब्लिक पैसा नहीं देती, अमित पैसा नहीं देते, तो उसका कार, उसका जमीन बैंक जब्त कर लेती। यानी जब तक वो डिफॉल्ट नहीं करेगा तब तक उसकी एसेट उसी के पास है, अगर डिफॉल्ट कर देगा तब जाके बैंक उसके एसेट्स को उठा के ले जाएगा। बात समझ में आया। तो भैया यहाँ पे जो 10% डिवेंचर ये कहानी सुनाई जा रही है आपको,
तो ये कहानी भी यही कह रहा है कि 10% डिवेंचर एक्चुअली में कंपनी ने इशू किया ही नहीं, बस कंपनी बोल दी है कि चलो 10% डिवेंचर मैं आपके नाम पे लिख देता हूँ। और तो ये डिवेंचर किसके पास है, बैंक के पास कि कंपनी के पास? जैसे जमीन कंपनी के पास था, गाड़ी अमित के पास था, वैसे ही ये कोलेटरल सिक्योरिटी भी कंपनी के पास है, ये बैंक के पास नहीं है। बैंक उस दिन खोजेगी अपना डिवेंचर जिस दिन बैंक को पैसा उसका लोन का रीपेमेंट नहीं होगा। तो बैंक बोलेंगे ऐसा भैया मेरा डिवेंचर ला के दे दो। और वो भी कब? जब बैंक अपना रिकवरी करने चली तो पता चला उसका खर्चा 1,80,000 आ गया और पैसा उसको कितना मिला 1,20,000, और उसको 60,000 की और ज़रूरत है, तब जाके वो डिवेंचर खोजेगी। अगर ये 1,80,000 के बजाय 2 लाख उसको वही से प्रिंसिपल सिक्योरिटी से मिल गया, तब वो डिवेंचर नहीं खोजेगा, भैया रखो तो अपना डिवेंचर अपने पास रखो, हमको नहीं चाहिए। बात समझ में आया? क्लियर है? मीन्स ये डिवेंचर एक्चुअली में कंपनी ने तो बैंक के नाम कर दिया है, लेकिन ये डिवेंचर एक्चुअली में किसके पास है? कंपनी के पास। जैसे जमीन उसके पास था जिसने लोन लिया, वैसे ही ये डिवेंचर भी कंपनी के ही पास है। और इस डिवेंचर में जो 10% इंटरेस्ट है वो भी पे नहीं करना है बैंक को। और बैंक ये 10% डिवेंचर, ये उसका हर साल का इंटरेस्ट, उसका 5 साल का रिडेम्पशन, ये सब कब क्लेम करेगी? जब बैंक को कंपनी डिफ़ॉल्ट कर देगा लोन का पेमेंट करने से। अगर डिफ़ॉल्ट नहीं करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, डिवेंचर भैया जिसके पास था, कंपनी के पास था, उसी का रह जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? ये है कोलेटरल सिक्योरिटी, यानी एडिशनल सिक्योरिटी। प्रिंसिपल सिक्योरिटी के अलावा भी हमको एक सिक्योरिटी जमा करना पड़ता है, लेकिन वो एक्चुअली बैंक के पास नहीं, वो कंपनी के पास ही रहता है, और जिसका इंटरेस्ट भी कंपनी को पे नहीं करना होता। ये बैंक तब डिमांड करेगी, तब मांगेगी जब कंपनी लोन का पेमेंट डिफॉल्ट कर देगी तब। बात समझ में आ गया बच्चा? क्लियर है? कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ पर हमको एक एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बनाना है। क्या बनाना है? एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। क्या बनाना बच्चा? एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। इसको 2 तरीका है, एक फर्स्ट मेथड कहा जाता है, एक सेकेंड मेथड कहा जाता है। फर्स्ट मेथड एंड सेकेंड मेथड। और इस वाले क्वेश्चन में हमको पास करना है जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्री पास करने के बाद बनाना एक छोटू सा बैलेंस शीट, जिससे हमने शेयर से बनाया था ना, छोटा सा बैलेंस शीट, और उसके साथ नोट्स टू अकाउंट, वो बनाना। तो फर्स्ट मेथड में ये कहा जाता है कि जो डिवेंचर हमने इशू किया वो एक्चुअली में डिवेंचर इशू तो हुआ ही नहीं था, डिवेंचर तो मेरे ही पास है, मतलब कोई डिवेंचर हकीकत में फिजिकली कोई डिवेंचर का ट्रांसफ़र नहीं हुआ, तो इसका मतलब डिवेंचर मेरे पास से नहीं गया, तो डिवेंचर की कोई एंट्री पास नहीं होगी। ये फर्स्ट मेथड कहता है। लेकिन सेकंड मेथड ये कहता है कि डिवेंचर भले इशू ना हुआ हो, लेकिन हमने उसके नाम पे तो कर रखा है ना, तो हमको वो लिखना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर डिवेंचर इशूड का नहीं लिखेगा। मान लो हमने कितने का लोन लिया था, बैंक से कितने का लोन लिया था, यही कर लेता हूँ। ठीक है, डिवेंचर कितने का लोन लिया था हमने, बैंक से लोन लिया कितने का, 1 लाख का। 1 लाख का लोन ले लिया, तो फर्स्ट मेथड ये कहता है कि हमने 1 लाख का लोन लिया। ठीक, 1 लाख का लोन लिया, तो एंट्री बनेगा, पैसा आ रहा बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, कितने का, 1 लाख। और देखो प्रिंसिपल सिक्योरिटी की कोई जनरल पास नहीं करनी है, प्रिंसिपल सिक्योरिटी की कोई जनरल पास नहीं करनी है बच्चा, कोई जनरल पास प्रिंसिपल सिक्योरिटी की नहीं होगी। तो ये था फर्स्ट मेथड का पहला एंट्री, और यही था लास्ट एंट्री, यानी पैसा आ रहा है डेबिट साइड, बैंक लोन लायबिलिटी है तो क्रेडिट साइड, कोई दिक्कत। अब बात करते हैं सेकंड मेथड की। सेकंड मेथड में तो जो पैसा आ रहा है इसकी एंट्री तो होगी, ये सेम एंट्री पास होगी। बैंक अकाउंट डेबिट, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, कितने का, 1 लाख का, कितने का, 1 लाख का। बात समझ में आ गया? हाँ, लेकिन सेकंड मेथड ये कह रहा है जो डिवेंचर एक्चुअली में इशू तो हुआ नहीं है, फिर भी आपको उसकी एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो डिवेंचर इशू का एंट्री क्या होता है? वैसे एंट्री अगर देखा जाए तो यही होता है ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, यही होता है। उसकी ट्रांसफर एंट्री क्या होती है, 8% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू 8% डिवेंचर अकाउंट, यही होता है। फिलहाल पैसा तो आ नहीं रहा है इस डिवेंचर को इशू करके, इस डिवेंचर को इशू करके पैसा आ नहीं रहा है, ठीक है, और ना एक्चुअली में डिवेंचर जा भी रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर, कितने का डिवेंचर दे दिया था हमने, 1 लाख रुपए का। ठीक है, जितने का क्वेश्चन में लिखा होगा उतने का लिखेंगे, 1 लाख रुपए का हमने डिवेंचर सस्पेंस दे दिया। बात समझ में आया? यही वाली एंट्री है। ठीक,
बस हमने क्या कर रखा है, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर लिख रखा है, हमारी लायबिलिटी बढ़ गई। और डिवेंचर सस्पेंस एक्चुअली में कोई डिवेंचर मेरे पास से गया ही नहीं, तो इसको हम बोलेंगे डिवेंचर सस्पेंस, क्योंकि ये डिवेंचर कंपनी या सॉरी बैंक तभी क्लेम करेगा जब उसको ज़रूरत लगेगा। ज़रूरत कब लगेगा? जब आप डिफ़ॉल्ट करेंगे, लोन का पेमेंट नहीं करेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब इसके बाद ना हमको बनाना है एक बैलेंस शीट, ठीक है। क्या बनाना है बच्चा? बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए देखिए, सबसे पहले ये बैलेंस शीट मैंने आपको पहले भी बता रखा था शेयर्स वाले चैप्टर में। हम लोग क्या करते हैं, अब जो बैलेंस शीट बनेगा वो एकदम वर्टिकल बनेगा, हॉरिजेंटल वाला नहीं बनेगा कंपनी में। तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज था। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में सबसे पहले क्या था? शेयर होल्डर फंड, जो आपने ऑलरेडी शेयर्स के चैप्टर में कर रखा है, जिसमें शेयर कैपिटल एंड रिजर्व सरप्लस लिखा गया था। अब पॉइंट नंबर 3 देखिए, नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी मतलब वो लायबिलिटी जो लंबे समय के लिए ली गई है। तो डिवेंचर नॉन करंट लायबिलिटी होता है, क्योंकि डिवेंचर इशू होता है तो मोर देन 1 ईयर पीरियड ईयर्स के लिए होता है, और लेस देन 10 ईयर, 1 साल से 10 साल के बीच के लिए ही डिवेंचर इशू होता है। तो ये नॉन करंट लायबिलिटी ही है। और नॉन करंट लायबिलिटी में क्या आ जाता है? डिवेंचर किसके अंदर था? लॉन्ग टर्म बोरिंग के लिए। लॉन्ग टर्म बोरिंग मतलब जो बोरिंग हमने लंबे समय के लिए किया, कोई बैंक से लोन ले लिया और लंबे समय के लिए, तो वो भी लॉन्ग टर्म बोरिंग के अंदर आ जाएगा बच्चा। तो फिलहाल यहाँ पे जो एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बनेगा, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बनेगा, पर्टिकुलर नोट नंबर, करंट ईयर अमाउंट, प्रीवियस ईयर अमाउंट। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा आपका इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। दूसरा आ जाएगा आपका, अब हमको शेयर कैपिटल नहीं लिखना, शेयर कैपिटल लिखना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि शेयर का काम नहीं कर रहा, हम किसका काम कर रहे हैं? डिवेंचर का काम कर रहे हैं। तो डिवेंचर किसके अंदर आएगा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग का मेजर हेडिंग कौन है? मेजर हेड क्या है? नॉन करंट लायबिलिटी। सीधे हम लिखेंगे नॉन करंट लायबिलिटी। अब आप बोलोगे सर आपने सीरियल वाइज क्यों नहीं लिखा, क्यों नहीं सब लिख के ये लिखा? क्योंकि यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ही मांगा जाएगा। एक्सट्रैक्ट मतलब वो उसी पार्ट का, उसी हिस्से का पार्ट मांगा जाएगा। तो जो मांगा गया वही क्वेश्चन में करेंगे, पूरा बैलेंस शीट नहीं मांगा गया तो पूरा बैलेंस शीट लिखने की जरूरत है भी नहीं। और बना के करेंगे भी क्या? क्योंकि मेरे पास डेटा भी तो नहीं है उसके बारे में, शेयर के बारे में कोई डेटा नहीं है। तो नॉन करंट लायबिलिटी में आ जाएगा आपका क्या? लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग का बनेगा नोट नंबर 1, फिर हम बनाएंगे नोट नंबर 1, नोट्स टू अकाउंट। याद आ रहा है कुछ? शेयर्स वाले चैप्टर में पढ़ा था, 1 है तो 1 लिखो यहाँ पे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग लिख दो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ठीक है। अगर कोई पहले से डिवेंचर इशू है, मान लो 8% डिवेंचर पिछले साल का, मान लो 10,000 का इशू है, प्रीवियस ईयर का 10,000 है, सॉरी 10 लाख है, तो 10 लाख लिख दो। इस साल का बैंक लोन कितना हो गया? बैंक लोन मान लो 1 लाख का आया था, 1 लाख हो गया। टोटल कितना हो गया लॉन्ग टर्म लायबिलिटी? 11 लाख। तो 11 लाख यहाँ लिख दो, बस यही काम है, बहुत सिंपल सा। 8% डिवेंचर, ये 10,000 जो है ना, ये पिछले साल का है, ये प्रीवियस ईयर का है। तो पहले से 10 लाख का है मेरे पास लोन, 8% डिवेंचर इशूड किया था, 10 लाख पैसा पहले आ चुका है। और इस साल बैंक लोन जो है 1 लाख का। डिवेंचर सस्पेंस तो एक्चुअली में डिवेंचर मेरे पास से इस साल गया ही नहीं, इसलिए उसको हमने लिखा, क्योंकि वो डिवेंचर में कोई कैश नहीं आया। उस डिवेंचर में कैश आते तो उसमें हम लिखते हैं 8% डिवेंचर 1 लाख और लिख देते, क्योंकि उसमें 1 लाख का कैश आया होता, कैश नहीं आया। बैंक का लोन आया कितने का? 1 लाख का। बात समझ में आ गया। अब हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करके समझेंगे कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए। क्लियर बच्चों? तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में लिखा एक कंपनी है 10 लाख रुपीज, 10 लाख 9% डिवेंचर आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल 2024, यानी साल की शुरुआत में पहले से ही ऑलरेडी 9% डिवेंचर था 10 लाख रुपए का, यानी पिछले साल ही 9% डिवेंचर, वो भी 10 लाख रुपए के इश्यूड हो चुके, इसमें पैसा आ चुका है ड्यूरिंग द ईयर। ये पिछले साल की बात है, फिर ऑलरेडी मतलब ये कहना चाह रहा है कि पहले से ही 10 लाख रुपए का डिवेंचर इशूड हो चुका है। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी टू के लोन, मतलब इस साल कंपनी ने एक लोन लिया 2 लाख का। किससे लिया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लिया। फॉर विच द कंपनी प्लेस्ड विद द बैंक डिवेंचर्स ऑफ ₹2,50,000 एज कोलेटरल सिक्योरिटी, यानी इस साल 2.5 लाख रुपए का सिक्योरिटी जमा हुआ, कोलेटरल सिक्योरिटी, वो भी डिवेंचर इशू करके। क्लियर? पास जनरलिटीज इफ एनी, also show how the debentures and bank loan appear in the company's balance sheet as at 31st March 2025, यानी साल के आखिरी में कंपनी के बैलेंस शीट में बैंक लोन और ये जो डिवेंचर है उसका क्या ट्रीटमेंट होगा बैलेंस शीट में। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं फर्स्ट मेथड से बच्चे। किस मेथड से?
फर्स्ट मेथड से, उसके बाद हम लोग करेंगे किस मेथड से, सेकंड मेथड से, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड में आपको पता था जनरली क्या पास होनी है, खाली बैंक का लोन पास होगा, पैसा आ रहा है बैंक से, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, क्लियर। तो बैंक लोन आया कितना रुपए का लोन, 2 लाख रुपए का, कितने का लोन आया, 2 लाख रुपए का, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। अब अगर इसकी बैलेंस शीट बनाई जाए तो क्या, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है। पर्टिकुलर नोट नंबर, ठीक, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। करंट ईयर कौन सा है, 1 अप्रैल 2024, ठीक है, 1 अप्रैल 2024, यानी हम लिख सकते हैं 31 मार्च 2024, पिछले साल का लास्ट वाला, ठीक, सॉरी 2025 करंट है, 31 मार्च 2024 प्रीवियस है। पहले करंट ईयर लिखेंगे फिर प्रीवियस ईयर लिखेंगे, ठीक है। तो करंट ईयर कौन सा, 31 मार्च 2025, और प्रीवियस ईयर कौन सा, 31 मार्च 2024, क्लियर। तो यहाँ पे हमको लिखना है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ठीक है, जिसमें शेयर कैपिटल तो करना नहीं है, इस बार हमको सीधे करना नॉन करंट लायबिलिटी का काम। नॉन करंट लायबिलिटी मेजर हेडिंग है, नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर जो सब हेडिंग आएगा वो है आपका लॉन्ग टर्म बोरिंग। क्या है बच्चा, लॉन्ग टर्म बोरिंग। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग आ गया, लॉन्ग टर्म बोरिंग यानी जो पैसा हमने लंबे समय के लिए उधारी में लिया है, ठीक है, बैंक लोन भी हो सकता है, लेकिन डिवेंचर इशू है तो डिवेंचर आ जाएगा इसमें, तो इसका नोट नंबर 1 बनेगा। और ऑलरेडी पिछले साल का ऑलरेडी लोन कितना था, 10 लाख का डिवेंचर्स में, तो 10 लाख का डिवेंचर ऑलरेडी था, ये लॉन्ग टर्म बोरिंग पिछले साल का ऑलरेडी 10 लाख रुपया था। अब हमको बनाना है क्या, नोट्स टू अकाउंट। क्या बनाना बच्चा, नोट्स टू अकाउंट, ठीक है, नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट में किसका बनेगा, लॉन्ग टर्म बोरिंग का बनेगा सर, लॉन्ग टर्म बोरिंग। देखो लॉन्ग टर्म बोरिंग में नोट नंबर 1 दिया ना, तो यहाँ पे नोट नंबर 1 खोलना पड़ेगा आपको। लॉन्ग टर्म बोरिंग पहले से ही 9% डिवेंचर था, 9% है ना बच्चा, हाँ 9% है, 9% डिवेंचर था पिछले साल का, कितना था, 10 लाख था ऑलरेडी। और इस साल बैंक से लोन ले लिया आपने, बैंक से लोन कितने का ले लिया आपने, 2 लाख रुपए का, टोटल हो गया, टोटल पैसा कितना आया कंपनी के पास, 12 लाख रुपए, बस इतना ही सिंपल तो है। तो करंट ईयर में कितना है, लॉन्ग टर्म बोरिंग के थ्रू 12 लाख रुपए, कितना, 12 लाख रुपए, क्लियर है। डिवेंचर सस्पेंस में कोई पैसा आया नहीं, तो डिवेंचर सस्पेंस लिखने की जरूरत नहीं है, क्लियर, कोई दिक्कत। अगर अब हम बात करते हैं सेकेंड मेथड की, किसकी बात, सेकेंड मेथड की, ठीक है। तो सेकेंड मेथड की बात की जाए, सेकेंड मेथड ये कहता है कि आप जो डिवेंचर इशूड हुआ है, भले वो हमने बैंक को दिया नहीं दिया वो अलग मैटर है, लेकिन इसकी एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो पहले बात तो बैंक से आपने लोन लिया है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, कितने का लोन लिया, 2 लाख रुपए का, तो 2 लाख रुपए का लोन लिया, और बदले में आपने डिवेंचर इशू किया 2.5 लाख का, तो वो डिवेंचर एक्चुअली में गया ही नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर, 9% डिवेंचर, कितने का, 2.5 लाख रुपए का, कितने का, 2.5 लाख रुपए का। बात समझ में आ गई, ये है आपकी जनरेटी, समझ में आ गया। 2 लाख का लोन लिया था जिसमें 2.5 लाख रुपए हमने क्या दिया, लोन दिया, डिवेंचर दिया एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो पहले वाले में तो बस एक ही एंट्री पास करनी, जो लोन आए उसका डिवेंचर जो हमने एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी दिया उसी को एंट्री पास नहीं होगी। लेकिन दूसरे वाले मेथड में साफ साफ बोला गया है कि भैया जो डिवेंचर हमने लोन एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी दिया है उसकी एंट्री भी पास करनी पड़ेगी। फिलहाल यहाँ जो बैलेंस शीट बनने वाला है, यहाँ जो बैलेंस शीट बनेगा, बैलेंस शीट यहाँ भी सेम बनने वाला है, ठीक है। बैलेंस शीट वही आएगा जो वहाँ बना ना, सेम वही का वही आएगा, उसमें कोई चेंजेस ही नहीं है। तो यहाँ पे आप एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट लिख देंगे, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है, पर्टिकुलर नोट नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर है 31 मार्च 2024 और करंट ईयर है तुम्हारा 31 मार्च 2025, ठीक। आ गया इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज का मेन जो हेडिंग यहाँ पे आएगा अब नॉन करंट लायबिलिटी, क्योंकि नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर ही आता है आपका लॉन्ग टर्म बोरिंग,
लॉन्ग टर्म बोरोइंग, नोट नंबर 1। पहले से कितना था, 10 लाख रुपया था लॉन्ग टर्म बोरोइंग में, तो 10 लाख प्रीवियस ईयर में लिख दो। अब हमको बनाना क्या है, नोट्स टू अकाउंट। क्या बनाना है, नोट्स टू अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। नोट्स टू अकाउंट में 9% डिवेंचर, पहले से कितना था 10 लाख। इस साल कितना इशू हुआ, इस साल कितना आपने इशू किया 2.5 लाख, तो 10 लाख पहले से था, 2.5 लाख इस बार इशू कर दिया, टोटल कितना हो गया 12,50,000, 12,50,000 लिख दिया आपने। लेकिन एक्चुअली में पैसा कितने में आया है, बस 10 लाख में आया, 2.5 लाख में तो आया नहीं है, तो जिसमें नहीं आया उसको माइनस कर दो। डिवेंचर किस में नहीं आया था, डिवेंचर सस्पेंस में। डिवेंचर सस्पेंस कितने का था, 2.5 लाख का, तो 2.5 लाख माइनस कर दे, कितना हो गया 10 लाख रुपया। ठीक है, और बैंक से लोन मिला था ना इस बार, बैंक से लोन जो SBI बैंक से आपने लोन लिया था 2 लाख रुपये का, तो वो भी आपने लिख दिया, यहाँ पे हो गया टोटल कितना 12 लाख रुपये। ठीक है, तो आप 12 लाख लिख देंगे कहाँ पे, करंट ईयर में। बस यही तो करना है, बहुत सिंपल है बच्चा, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये कोई टॉपिक है, हाँ ये कोई टॉपिक है, ऐसा कोई टॉपिक आता है इतना सिंपल टॉपिक, ये कोई टॉपिक है ही नहीं। पहली बात समझ में आ गया, क्लियर है। ये फर्स्ट मेथड को क्लिक कर लीजिए, उसके बाद ये सेकंड मेथड, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप ये सोच रहे होंगे सर क्वेश्चन में तो लिखा ही नहीं है कि फर्स्ट मेथड से करना है कि सेकंड मेथड से करना है। भैया जब नहीं लिखा, यहाँ तो मैंने दोनों मेथड बता दिया, नहीं लिखा है तो कौन सा करेंगे, सेकंड मेथड करेंगे बच्चा, कौन सा करेंगे, सेकंड मेथड करेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन लेके समझते हैं इसको इजीली, एक और क्वेश्चन को हम लोग लेके समझते हैं क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, तो मैग्नाट लिमिटेड टुक ए लोन ऑफ ₹1,20,000 फ्रॉम ए बैंक। बैंक से लोन लिया कितने का, 1,20,000 का, तो इसकी एंट्री क्या पास होगी, पैसा आ रहा है, बैंक ऑन डेबिट टू बैंक लोन, लायबिलिटी है ना, कितने का 1,20,000 का, 1,20,000 का, एंड डिपॉजिटेड 1,400 8% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एज कोलेटरल सिक्योरिटी अलॉन्ग विद प्राइमरी सिक्योरिटी वर्थ ₹2 लाख। तो प्राइमरी सिक्योरिटी की यहाँ पे कोई एंट्री पास नहीं की जाएगी, पहले ही आपको बता दिया था। हाँ, लेकिन डिवेंचर जो आपने कोलेटरल सिक्योरिटी में क्या उसकी एंट्री पास करेंगे, क्योंकि आप सेकेंड मेथड से कर रहे हैं। डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, कौन सा डिवेंचर है, 8% डिवेंचर, 8% डिवेंचर कितना आपने किया, 100 रुपये का कितना, 1,400 डिवेंचर, 1,400 डिवेंचर इंटू 100 रुपीज़ ईच, तो कितना हो गया 1,40,000, 1,40,000 का डिवेंचर इशू कर दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए क्या बोला, कंपनी अगेन टू के लोन ऑफ 80,000 आफ्टर 2 मंथ्स, 2 महीने का उसने फिर से लोन ले लिया, तो लोन की एंट्री बना दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, कितने का लिया भैया 2 महीने बाद, 80,000 का, 80,000 का लोन ले लिया, कितने का ले लिया, 80,000 का लोन ले लिया, पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट, और लायबिलिटी बढ़ी, बैंक लोन क्रेडिट में आ जाएगा आपका 80,000, क्लियर है। और बदले में डिपॉजिट किया 1,000 8% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एज कोलेटरल सिक्योरिटी, फिर से कोलेटरल सिक्योरिटी हमने जमा किया, तो क्या जमा किया इस बार, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर, टू 8% डिवेंचर। ठीक, कितना डिवेंचर, 1,000 डिवेंचर 100 रुपये का, कितना हो गया 1,00,000 रुपये का, कितने का हो गया 1,00,000 रुपये का। यहाँ तक बात समझ में आ गया। चलिए एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट आपको बनाना ही पड़ेगा। ठीक, ठीक है, पर्टिकुलर नोट नंबर, करंट ईयर प्रीवियस ईयर, क्या यहाँ पे डेट दिया है, डेट नहीं दिया है, तो आप लिख दीजिए सीधे करंट ईयर अमाउंट, प्रीवियस ईयर अमाउंट। क्या करना है हम लोग को, सबसे पहले लिखना है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज किस मेजर हेडिंग के अंदर आता है, नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर जो सब हेडिंग है जिसके अंदर डिवेंचर आ जाएगा, कौन सा है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। बस खेल खत्म, पैसा आ जाओ। नोट नंबर 1 क्या बनाना है हमको, नोट्स टू अकाउंट, क्या बनाना है हमको, नोट्स टू अकाउंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ये देखिए, क्या पिछले साल का कुछ था क्या लोन, पिछले साल का कुछ लोन था, ये देखिएगा क्वेश्चन में कोई लोन है पिछले साल का, पिछले साल का कोई लोन नहीं है। पिछले साल का मतलब कोई डिवेंचर इशूड नहीं हुआ, कोई बैंक लोन नहीं है, तो यहाँ पे कोई अमाउंट नहीं है। ठीक, अब नोट्स टू अकाउंट बनाना किसका हमको, लॉन्ग टर्म बोरोइंग का, लॉन्ग टर्म बोरोइंग का।
अब यहाँ डिवेंचर इशूड कितना हुआ, पहले बात तो 1,40,000 यहाँ इशू हुआ और 1,00,000 यहाँ इशू हुआ, टोटल डिवेंचर इशूड हुआ 2,40,000, कितना 2,40,000। तो हम लिखेंगे 8% डिवेंचर, टोटल डिवेंचर इशूड हुआ कितना 2,40,000, हुआ कि नहीं हुआ। एक बार ये 1,40,000 का, एक बार ये 80,000 का, नहीं 1,00,000 का, सॉरी 1,00,000 का, ये नहीं होगा 1,00,000 का, तो हो गया 2,40,000। लेकिन दोनों में तो पैसा तो आया नहीं है, दोनों डिवेंचर तो हमने एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी जमा किया है, तो इसको हम माइनस कर देंगे, ये हो गया खेल खत्म। हाँ लेकिन बैंक से लोन तो मिला है, बैंक से लोन मिला है, बैंक से लोन कितना कितना मिला, 1,20,000 और 1,00,000, नहीं 1,20,000 और 80,000, 1,20,000 और 80,000, टोटल हो गया 2,00,000 रुपये। तो 2,00,000 एज लोन मिला है, तो 2,00,000 हम करंट ईयर में लिख देंगे 2,00,000 रुपये। कितना लिख देंगे बच्चा, 2,00,000 रुपया हम लिख देंगे कहाँ पे, करंट ईयर के अमाउंट में। क्लियर, 2,00,000 रुपये, क्लियर, समझ में आ गया। तो ये था आपका कोलेटरल सिक्योरिटी, सेकेंडरी सिक्योरिटी जिसको हम लोग बोलते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। प्लीज़ लाइक कमेंट करें, शेयर कीजिए और अपने बाकी दोस्तों को बताइए। हाँ, और कुछ अच्छे बच्चे के लिए, बदमाश बच्चों के लिए एक बैच आने वाला है जो उनको पास करने में ही नहीं, उसको अच्छे नंबर लाने में भी मेहनत करने वाला है। तो 100 बच्चों लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। बोर्ड एग्जाम बस जल्दी से जल्दी आने वाला है आप लोग का, फेब से स्टार्ट हो जाएगा, 15 फेब से। धन्यवाद।